लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र का टाइटल है भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी। इसे लॉन्च करते हुए पीएम मोदी ने कहा, पूरे देश को बीजेपी के घोषणा पत्र का इंतजार रहता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि बीजेपी ने हर गारंटी को पूरा किया। प्रश्न यह है कि 2019 का रिपोर्ट कार्ड क्या इस बयान को सपोर्ट करता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, कोई बज़ नहीं बना। इंडिया के अन्य दलों ने भी मैनिफेस्टो जारी किया, तो प्रश्न उठा कि क्या ये एक भी है? फिर आया बीजेपी का घोषणा पत्र, बस तो बना, पर मोदी की गारंटी के कारण। सियासी जंग घोषणा पत्र के बेसिस पर लड़ी जा सकती है, पर जीती जाती है या नहीं, इसे आप बेहतर समझते हैं। ऐसे में इस घोषणा पत्र के बिहाइंड द पेपर जाएंगे और चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। डॉक्टर सुमित गर्ग कांग्रेस की ओर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ देर में और भी गेस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर सुमित गर्ग, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। और मेरे साथ अटल खंडेलवाल जी भी जुड़ चुके हैं बीजेपी की ओर से। अटल जी, आपका भी स्वागत करता हूं मैं समाचार प्लस पर। सुमित जी, आपसे मैं शुरुआत कर रहा हूं। बीजेपी के घोषणा पत्र पर प्रारंभिक रिएक्शन तो वही होते हैं जो सियासी दल अमूमन देते हैं, लेकिन एक दो दिन बीत जाने के बाद पढ़ने का समय मिल जाता है। अब विपक्ष के तौर पर बताइए, आपने इस घोषणा पत्र में क्या देखा? स्वप्निल जी, 2014 से 2019 और 2000 बीजेपी का जो घोषणा पत्र आया वो एक झूठ पत्र था, एक जुमला पत्र था। मैं चालू करता हूं सीमावर्ती प्रदेश लद्दाख से। बड़े दुख का विषय है, आज -14 डिग्री टेम्परेचर में पूरा लद्दाख आसमान के नीचे धरना दे रहा। 2014 से बीजेपी उनसे एक वादा कर रही थी शेड्यूल 6 में उनको शामिल करने का, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि ये उनको उनके अधिकार देना नहीं चाहते। वो अधिकार जो अपने उद्योगपति मित्रों को देना चाहते हैं, उनकी जमीनें, उनका वन हस्तांतरित करना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये लेके आए बेरोजगारी की, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। स्वप्निल जी, बड़े दुख का विषय है, इस देश की बेरोजगारी दर 8% से अधिक नहीं। लेकिन सुमित भाई, हाल ही वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट आई, सुमित भाई, वो कहती है मैं कि देश में एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। दरअसल मैं ही आपसे ये कह रहा हूं कि मान लीजिए 2014 में जो वादे किए, उसके बेसिस पर तो 2019 में जनता ने अपना फैसला सुना दिया ना। अब वक्त तो 2019 के बेसिस पर है। अब आप देखिए, नहीं, सवाल पूरा कर लेने दे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, दो सेकंड सुमित भाई, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 2014 के घोषणा पत्र में मोदी नाम का जिक्र 3 बार था और 2024 के चुनाव में 65 बार है घोषणा पत्र में। क्या ये नहीं बताता कि प्रधानमंत्री मोदी ने वो कद बना लिया कि अब उन्हीं के बेसिस पर फुल ऑन एक आदमी के पीछे पार्टी जीतने के सपने देख सकती है? स्वप्निल जी, मैं आपके चैनल पर भी कई बार कहा है, आज फिर बात वही दोहराता। इनके पास कुछ नहीं है कहने को, कुछ नहीं है करने को। उन्होंने 10 साल देश को ठगा है, इसलिए केवल मोदी के नाम की एक गारंटी देते हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा कोई झूठ है तो वो मोदी की गारंटी है। वो कैसे है? तो फिर आता अभी मैं आपको आंकड़े बता रहा था, लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई, बड़ी शर्मनाक रिपोर्ट, ठीक है, कि हिंदुस्तान में 10वीं पढ़ के सबसे ज्यादा लड़के बेरोजगार होते हैं, छोड़ देते हैं। बेरोजगारी दर, शिक्षित बेरोजगारी दर जो है 65% से ऊपर है। क्या ये गारंटी देना चाहते हो? ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि मैं 3 तलाक लेके आए। मैं खुद ही बात कर लेता हूं 3 तलाक। 3 तलाक महिला सुरक्षा के लिए नहीं लाए थे, 3 तलाक धार्मिक तुष्टीकरण के लिए लाए थे। महिला सुरक्षा की उनको इतनी चिंता होती, लेकिन वो घोषणा पत्र में था दादा, वो उनके घोषणा पत्र में था और उसे उन्होंने किया। ठीक है, तो हम तो आपके इस पॉइंट पर तो ऐसा लगता है कि हाँ, उन्होंने जो वादा कर दिया उसको उन्होंने निभा दिया। लेकिन अब स्थिति क्या है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अटल जी को मैं स्क्रीन पर ले रहा हूं, सुमित भाई, अटल जी को भी अब मैं स्क्रीन पर ले रहा हूं। मैं एक बात कह रहा हूं, एक बहुत पुरानी फिल्म थी जिसमें 2 भाई आपस में खड़े होकर लड़ रहे होते हैं कि मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, और फिर एक छोटा सा डायलॉग आता है कि मेरे पास माँ है, और तालियां बटोर ले जाता है। अगर आज बीजेपी कहती है मेरे पास मोदी है, तो उन्होंने वो स्टेचर हासिल किया जिसको तालियां मिल रही हैं। इस बात को भी सुमित गर्ग जी आपको समझना पड़ेगा। अटल जी, मेरा सवाल आपसे थोड़ा सा अलग है। मैं आपसे ये कुछ चीजें पूछता हूं कि क्या ये आपके वादों का हिस्सा थी और क्या ये लागू हो पाई? जैसे मैं बहुत
ऊपर नहीं जा रहा हूं, लेकिन जैसे आप ही का वादा था 2019 में कि 2022 तक स्वच्छ गंगा का लक्ष्य है, क्या ये लक्ष्य पूरा हुआ? ये वो मैटर्स हैं जो आपके बहुत करीब हैं। देखिए स्वप्निल जी, लक्ष्य रखते हैं और उसमें कार्य भी किया जाता है, और कार्य कभी कभी थोड़ा बहुत डिलेड भी हो सकता है। ठीक है। देखिए, आप उस चीज को लेकर मत बैठिए, लेकिन आप इस बात से अतिशोक्ति नहीं करेंगे कि आज जो 11 नंबर पर विश्व शक्ति बना हुआ था आर्थिक रूप से, वो 11 नंबर का भारत 5वें नंबर पर आ गया, और हम तीसरे नंबर पे इन आने वाले 5 सालों में ले जाएंगे। हाँ। ये हमारी गारंटी है ना, मोदी जी की गारंटी है। आप 80 करोड़ लोगों को अगर अन्न दे रहे हैं कंटिन्यू, तो दे ही रहे हैं ना। आप डेटा देखिए, ये कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार। देखिए सवाल कहाँ उठता है, सवाल कहाँ उठता है? एक मिनट स्वप्निल भाई, एक मिनट रुकिए। 2 करोड़ रोजगार की ये बार बार बात करते हैं ना। सीएमआई का डेटा देखिए, आपको पता चलेगा। रोजगार का मतलब श्रम करके पैसे कमाना है ना। आपका पीएफ है डिपार्टमेंट, उसमें 12 लाख हर महीने खुलते हैं खाते, और तकरीबन इन 2014 से अब तक 12 करोड़ से ऊपर खाते हो चुके हैं। और कितने बंद हुए? तो झूठ नहीं बोलता। नहीं, और कितने बंद हुए? 12 करोड़ खाते हैं, 12 करोड़ खाते हैं। और देखिए, बंद होने का भी डेटा, कितने बंद होंगे स्वप्निल जी? ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़, हाईएस्ट लेवल पर बता रहा हूँ। तो दादा 1 करोड़ से ज्यादा होगा ना? आप चेक कर लीजिए। 1 करोड़ अगर पीएफ अकाउंट्स बंद हुए तो ये तो अच्छी स्थिति नहीं है। मतलब रोजगार सर्जन हुआ ना स्वप्निल जी। देखिए रोजगार, देखिए आप सरकारी रोजगार की बात कौन सा कर लेता है? इन्होंने 60 साल में कितने दे दिए रोजगार? ठीक है। आप तो ये बड़ा सरकारी की अगर बात करो तो देखिए, लेकिन आपने कितने सरकारी दिए? अगर सेंटर में आज आपके रहते भी 30 लाख पद खाली हैं, तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना। बेरोजगार कभी तो नौकरी मांगेगा। देखिए, हम क्या बोल रहे हैं आपको, हम आज भी बोल रहे हैं कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 3 तरह से डेवलपमेंट कर रहा है। वो सोशल, फिजिकल और डिजिटल। सोशल के रूप में देखिए आप कि हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, हम एजुकेशन को बहुत नए स्तर पे ले जा रहे हैं, आईआईटी यूनिवर्सिटीज खुलते जा रहे हैं, और उसकी गुणवत्ता भी ठीक नहीं। लेकिन देखिए क्या है अटल भाई, मैं आप उसकी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। देखिए, लेकिन अटल भाई देखिए, सवाल ये नहीं था। सवाल ये था जैसे आपने वादा किया था कि 2022 तक आप किसानों की आय दोगुनी करेंगे। चलिए, आप वो 3 कानून वाला एपिसोड गिना सकते हैं, लेकिन गंगा को स्वच्छ करने में तो आप कोई बहाना भी नहीं गिना सकते। उसका तो आपको पूरा समय मिले था। नहीं, देखिए स्वप्निल जी, एक और बात समझिए कि संकल्प पत्र ये पहले 10 साल क्या था? ये 10 साल हमने करने की, जो हम कर सकते थे उसके कार्य है, जो लोगों को डेवलपमेंट किया, महिलाओं को डेवलपमेंट किया। ये 3 तलाक की बात कर रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ 60 साल में इन्होंने मुस्लिमों की दादा, जब आप वन नेशन वन इलेक्शन, हमने किया क्या? जब आप वन नेशन वन इलेक्शन, जब आप यूसीसी, नहीं 2 सेकंड, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे साथ अब कमल टांक जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। कमल जी, स्वागत करता हूं मैं आपका। अटल भाई, मैं एक बात ये कह रहा हूं, आप इस बात को मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस बात को समझा पाऊं। मैं ये कह रहा हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन, यूसीसी, ये तो आपके पुराने ही वादे हैं ना, जो अभी भी पेंडिंग लिस्ट में है। तो आपने अपना 100% रिपोर्ट, मैं आपके लिए खातिर मान लेता हूं कि आप मेरिट में है, लेकिन मेरिट में आप 100% नहीं है ना। स्वप्निल जी थोड़ा सा ऐड करना चाहिए। अब की बात देखिए, 10 साल की जो कार्य प्रणाली थी ना, उसको हमने समझा, और अब 2025 तक का आने वाले 5 साल में मोदी जी जो गारंटी दे रहे हैं, वो 100% की गारंटी है कि वैसा ही होगा। ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि भाई मुद्रा लोन को 10 लाख, सुमित गर्ग जी कुछ इसमें जोड़ना चाहते हैं, वो जुड़वा लूं, फिर मैं कमल जी के पास जाऊंगा। हाँ सुमित जी, क्या बोल रहे हैं आप? स्वप्निल जी, मैं इतना कहना चाह रहा था, बेरोजगारी की जो मेरे भाई बात कर रहे थे, जिस सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार ये कह दे कि वी रियली कैन नॉट एड्रेस द अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू, तो उस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते? लेकिन पीएफ खाते बने हैं भाई, नए पीएफ खाते बने हैं, जो आंकड़े वो बता रहे हैं वही आरटीआई ने भी बताया। अच्छे पर टेढ़े हैं, ये कोई लॉजिक हुआ सुमित जी? पीएफ खाते किसका खुलेगा? ठीक है, किसका खुलेगा पीएफ? ठीक है, पीएफ को किसका खुलेगा? नहीं 2 मिनट, अब मैं आपको रोक रहा हूं, आप दोनों को रोक रहा हूं। मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अब कमल जी को मुझे डिबेट में लेना है। कमल जी, आपने देखा होगा
INDIA का कोई एक घोषणा पत्र नहीं है। हमने देखा कांग्रेस का भी घोषणा पत्र आ गया, सपा का भी आ गया, आरजेडी का भी आ गया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बने हुए थे, और बीजेपी के घोषणा पत्र में अगर आप देखेंगे तो मोदी की गारंटी को ही हाईलाइट किया गया। 65 बार मोदी का नाम इस घोषणा पत्र में जिक्र सुनने को मिलता है, जिसका मतलब यह है कि आप अत्यधिक एक व्यक्ति पर निर्भर करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने वो छवि पाई कि आप उस पर निर्भर कर पाए। अब आप मुझे यह बताइए कि इस घोषणा पत्र के बेसिस पर मतदान होगा या कभी हुए हैं, मुझे तो याद नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी देखिए, घोषणा पत्र एक तरीके का आईना है कि आप सरकार के रूप में या ये कहें विपक्ष के रूप में कैसा क्या करने वाले हैं। मतलब ये है कि आप सरकार बनाएंगे, वैसे तो हर व्यक्ति सोचेगा कि हम सरकार के रूप में क्या करेंगे, लेकिन अगर जो वर्तमान में सरकार में ये कहेंगे कि हमने अब तक ये किया है और आगे ये करेंगे, और जो विपक्ष में है वो ये कहेंगे कि ये जो सारे काम नहीं कर पाए वो हम करेंगे। कुछ मोटा मोटा ऐसा ही होता है। अब बात यहाँ पर आती है कि मैनिफेस्टो की जो वास्तव में देखा जाए तो गारंटी वो कानूनी है नहीं, और अब तक जो है वो वादे ही रहे हैं, और वादों से हर सरकार मतलब मुकरी है, उन्होंने वादे पूरे नहीं किए। तो इसको मानना पड़ेगा, और अब तो जनता इस बात को समझती है कि जो वादे किए जाते हैं वो वादे धरातल में पूरे करने के अंदर वो सरकारें जब बनाते तो अधिकतर जो है वो विफल रहते हैं। अब आप अगर ये मोटी मोटी चीजें अगर उठा के देखें कि हमें बेरोजगारी का अभी CSTS का एक सर्वे भी आया था, जिसमें सबसे बड़ा अगर स्कोर है तो वो इस चीज का है कि सबसे ज्यादा लोगों ने अगर किसी पे फोकस किया, ये कहा है कि सबसे बड़ा विषय है तो वो है बेरोजगारी। अब आप ये कह सकते हैं कि साहब हमारे आंकड़े ये कहते हैं जो PFO के हैं, या ये कह सकते हैं कोई लोग कि भाई ILO की रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि बेरोजगारी है। देखिए, ये दोनों ही बातों में अपना अपना सत्य है। आपके आंकड़े कह सकते हैं कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला होगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि लोगों के लिए ये मुद्दा है तो जो उनको बेरोजगारी महसूस हो रही है वो यक्ष है, उसको आप नकार नहीं सकते कि बेरोजगारी नहीं है। आपका रोजगार दिया हुआ बहुत कम पड़ रहा है, ये भी है पूरी हकीकत इसके पीछे। तो अब बात यहाँ आती है कि क्या हमें स्वरोजगार की ऐसी व्यवस्था कोई ढांचे में दिखती है, या कोई जो घोषणा पत्र लेके आया है वो स्वरोजगार की उस व्यवस्था की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करता है, और करता है तो उसके बाद वो जनता का विश्वास हासिल कर सकता है। ये उसके साथ बड़ा तालमेल है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि लोग कह दें कि नहीं साहब मैं तो आपको हर महीने 1 लाख रुपए दूंगा, पर क्या इससे वोट डाल देंगे लोग? उनका विश्वास ही जो है वो हासिल करना पड़ेगा। ठीक है। और वो विश्वास जो है आपने जब जिन्होंने हासिल, कमल भाई, जब आपने इस बात का जिक्र किया कि हम लोगों को रोजगार और कौशल हम दे रहे हैं, एक बड़ा अजीब सी विडंबना जो मैं देखता हूं, आप सभी गेस्ट को स्क्रीन पर ले लें PCR, एक अजीब सी विडंबना मैं देखता हूं, अटल भाई और सुमित गर्ग जी आप भी सुनिएगा। पॉलिटेक्निक और ITI एक अवधारणा थी जो लोगों को बेसिकली कौशल विकास में ही सपोर्ट करती थी, लेकिन इसके बावजूद कौशल विकास केंद्र की अवधारणा बीजेपी लेकर आई। अब हुआ क्या है कि एक ही जगह पर एक ही जैसा कोर्स करने वाले बहुत से लोग हो गए। इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा अटल भाई। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए मैं टेलरिंग का कोर्स कर रहा हूं और मेरे ही इलाके से 8 लोग और टेलरिंग का कोर्स करके आ गए हैं, तो अब मेरे इलाके में 9 टेलर हो गए। आप समझ रहे हैं? तो मैंने अपना रोजगार तो खोल लिया, लेकिन मेरी कमाई 9 हिस्सों में बट रही है, जिससे मेरा परिवार नहीं चल सकता। ये मुझे लगता है कि इस एनालिटिकल पॉइंट को क्या बीजेपी समझ रही है? क्या बीजेपी के ध्यान में यह बात है? आखिर बेरोजगार तो साल भर प्रदर्शन करते हैं, यूपी में करते हैं, गुजरात में करते हैं, राजस्थान में करते हैं, मध्य प्रदेश में करते ही हैं, सेंटर में भी नौकरियां मांग रहे हैं, लेकिन बचे हुए टाइम में वो जो कर रहे हैं क्या वो इनफ है? क्योंकि बेरोजगारी शब्द पिछले मैनिफेस्टोज के हिसाब से आपके मैनिफेस्टो में अब घटा है, रोजगार शब्द भी अब कम बार उल्लेखित हुआ है। अटल जी, देखिए स्वप्निल भाई, इस बात को मैं कहना चाहूंगा कि यही तो खास बात है हमारी मैनिफेस्टो की, और हम संकल्प पत्र जो है वो यही एड्रेस कर रहा है कि विरासत से हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। नहीं, पर मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, ये खास बात कैसे है कि आपने रोजगार का उल्लेख कम किया, बेरोजगारी का उल्लेख कम किया, ये खास कैसे है?
देखिए, इसलिए खास बात है रोजगार। हम जब रोजगार की बात करते हैं तो आपने पिछले 5 साल से डिबेट करा रहे हो आप, आपने कभी इनको नहीं टोका कि रोजगार का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पर सरकारी रोजगार से ही रोजगार इन लोगों ने हर एक युवा के माइंडसेट में ये डालने की चेष्टा की कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, हमारा देश इंटेलेक्चुअल देश भी है। यहाँ रोजगार पैदा करने के लिए केवल बोलो मत, इंफ्रास्ट्रक्चर दो उनको, उनके स्किल डेवलपमेंट करो, उनका जो आप किसानों की स्किल बात डेवलपमेंट करते का हो एक पेज मैंने आपको बताया ना अटल भाई, स्किल डेवलपमेंट में एक पेज है जो आप समझ रहे हैं, मैंने आपको बताया। आप बिल्कुल आपने बताया, लेकिन उसका बहुत बड़ा भाग मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन है। देखिए, मनरेगा में क्या हुआ, आप बता दीजिए, पुरानी मनरेगा में क्या हुआ? गड्ढे खोदते थे और कोई भरते थे, आपको याद है ना? हमने उसको संरचना से जोड़ दिया कि भाई ऐसे नहीं, आप वहां जो कमी है, तालाब बनाइए, स्कूल बनाइए, ये बनाइए, वो बनाइए और उसकी रिपोर्टिंग करिए। फर्जी रिपोर्टिंग नहीं चलेगी। उसके लिए बैंक खाते होने चाहिए। हाँ, तो फिर ऐसे में सवाल बनता है, बैंक खाते क्यों नहीं? ऐसे में सवाल बनता है, आज तक इतनी बड़ी पॉपुलेशन बैंक खातों से क्यों बच गई? 2 सेकंड, ये क्या? मैं एक सवाल सुमित गर्ग जी आपसे लेना चाहता हूं। चलिए मैं एक बार की मान लेता हूं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, ठीक है। हालांकि आप देखेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, धारा 370, 35A का निर्मूलन, या सभी सार्वजनिक निकायों में मतदान के लिए एक मतदाता सूची का प्रयास, 3 तलाक, निकाह हलाला, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, भारत गौरव अभियान की शुरुआत, ये सारी चीजें वो चीजें हैं जो बीजेपी का वादा थी और पूरी हुई। अब मैं आपसे वन रैंक वन पेंशन भी बोल दीजिए, जीएसटी भी बोल दीजिए, ये सब इन्होंने बोली। अटल भाई रुक जाइए प्लीज। मैं सुमित गर्ग जी आपसे ये बोल रहा हूं कि मैं ये आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको ये लगता है कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही, तो मेरा सवाल यह है कि बीजेपी जीत कैसे रही है? क्या कांग्रेस ने उसका एनालिसिस करने की कोशिश की? इतनी खामियों के बावजूद कांग्रेस जीत क्यों नहीं रही है? क्या कांग्रेस ने इसका एनालिसिस करने की कोशिश की? कांग्रेस कहां पिछड़ रही है? वो सिर्फ मैनिफेस्टो के दम पे तो आगे नहीं आ सकती। स्वप्निल भाई, सबसे पहले तो जो आप मोदी की गारंटी की बात कर रहे थे, तो मैं वो कह देता हूं। मोदी की गारंटी के लिए एक लाइन मुझे याद आ रही है, तेरी गारंटी की उम्र इतनी है सनम, 15 लाख से शुरू, 5 किलो पे खत्म। इससे ज्यादा मोदी की गारंटी नहीं है। बेरोजगारी की मेरे भाई बात कर रहे थे, अरे बेरोजगार देश को बनाना बीजेपी के डीएनए में है। कैसे है? देश की जवानी, जो सेना के रूप में, सैनिक के रूप में 23 साल अपनी नौकरी करके देश को बचा सकता है, उसको 4 साल में आप बेरोजगार बनाना चाहते हो, अग्निवीर बनाना चाहते हो? क्या बात करते हो? आप बात करते हो कि हमने देश को आगे बढ़ाया। सुमित जी, अग्निवीर को समझो। आज जो युद्ध हो रहा है ना इजराइल और इसका, ईरान का, और इधर अपने यूक्रेन, और ये समझने की कोशिश करिए। अटल भाई 2 सेकंड, सुमित गर्ग जी। हाँ नहीं, सुमित गर्ग जी बोल लें। ओके, यू कैरी ऑन। तो बीजेपी की अटल, स्वप्निल जी, इस देश में 23 करोड़ गरीब हैं, और दुर्भाग्य इस देश का है कि जब कम होने थे वो बढ़े। पिछले 10 साल में 8 करोड़ लोग गरीबी रेखा, गरीबी हटाओ के नारे के बाद से गरीब बढ़ते ही जा रहे हैं। सुमित गर्ग जी, गरीबी हटाओ के नारे और वादे के बाद से गरीब बढ़ते जा रहे हैं, ये बात आप समझ रहे हैं ना? सब गरीबी हटाओ के नारे और वादे के बाद से गरीब बढ़ते गए हैं, कम नहीं हुए हैं। और इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 74% हिंदुस्तानियों को, 74% ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। नहीं, पर आपने टॉपिक डिबग कर दिया, आपने क्वेश्चन डिबग कर दिया। देना चाहते हो 10 साल में आपने कौन सा सुशासन दिया? सुमित भाई, कंपैरिजन ये हो रहा है कि कांग्रेस का पैटर्न और बीजेपी का पैटर्न, लोग क्या ये नहीं देख रहे हैं कि कांग्रेस की इसमें डिलीवरी क्या रही है? 30 लाख पद जो सेंटर में खाली हैं वो तो लंबे समय से खाली हैं, आपके समय भी खाली थे। क्या वो ये नहीं देख रहे कि गरीबी हटाओ का नारा देने के बाद भी आप गरीबी नहीं हटा पाए? चलिए इस व्यक्ति को 10 साल दिया, 15 साल और देकर देख लेते, 5 साल और देकर देख लेते हैं। ये भी तो माइंडसेट हो सकता है ना मतदाता का। स्वप्निल जी, मैं यही तो कह रहा हूं। हाँ। ये धर्म की भुक्ति पिला रहे हैं, ये देश को पिला रहे हैं, केवल और केवल एक सनातन हिंदू। ठीक है, इसके अलावा
के पास कुछ नहीं, हाँ। और अगर मैं करूँ, तीनों पर फिल्टर नहीं बैठते। ठीक, एक बहुत वाजिब पॉइंट जो आपने उठाया उस पर अटल जी को जवाब देना चाहिए, इसलिए मैं अटल जी आपसे जवाब दे रहा हूं, फिर कमल भाई के पास जाऊंगा। नहीं, अटल भाई सवाल सुनिए, मैं ये कह रहा हूं आपकी इतनी ऐतिहासिक एक मिनट में सुमित जी से एक बात बोलना चाह रहा हूं अटल भाई कि हम तो धर्म के साथ राजनीति कर रहे हैं, आप अपने संकल्प पत्र में अधर्म की राजनीति छोड़ रही हैं। नहीं, 2 मिनट रुक जाए अटल भाई रुक जाए प्लीज। सुमित भाई 2 मिनट। अटल भाई नहीं, अटल भाई सवाल लीजिए। सवाल मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आप क्या है ना कि लोगों को समझाने में कमजोर पड़ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। आपने पिछले चुनावों में वादा किया था कि एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए सभी पार्टियों की सहमति का प्रयास होगा। कितनी बार हुआ हम सब जानते हैं। दूसरा पॉइंट, अग्निवीर अगर आपका इतना ऐतिहासिक कदम है तो प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, भजन लाल शर्मा जैसे बड़े बड़े चेहरे जनसभाओं में उस पर क्रेडिट क्यों नहीं ले रहे हैं, अपनी पीठ क्यों नहीं थपथपा रहे हैं और उसके बेसिस पर वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? सिंपल सा सवाल। देखिए, एक बात समझने की कोशिश करिए स्वप्निल जी कि किसी भी चीज को करने के लिए बहुत सारी रूपरेखाएं तैयार की जाती है और इसके पीछे एक बड़ा लॉजिक होता है। सैनिक ये अग्निवीर ये योजना के पीछे बहुत लंबा ये मान लीजिए एक्सपीरियंस होगा और बहुत आगे तक की सोच होगी। नहीं तो आप समझा क्यों नहीं रहे हैं? और हमारी सेनाएं कैसी होनी चाहिए? एक बात मैं बताता हूँ। नहीं, 2 सेकंड अटल भाई देखिए, सुरक्षित भारत हमारा सपना है। सुरक्षित भारत कैसे होगा? मेरा एक सिंपल सा सवाल है, आज की डेट में देखिए स्वप्निल जी, अटल भाई एक सवाल ले रहा हूं मैं। आज की डेट में किसी भी स्कूल का टीचर भी कोई बात उतने अच्छे से हो सकता है बच्चों को न समझा पाए जितना प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा से जनता को समझा सकते हैं। वो अग्निवीर पर एक बार क्लैरिटी दे देते, लोग समझ जाते। कहां लोग नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगह समय आने पर ही समझते हैं। बहुत सारी जगह क्लैरिटी, आप ऐसे मानिए कि उद्देश्य बहुत बड़ा है इसके पीछे। और सुरक्षित भारत हम बोल तो रहे हमारे मैनिफेस्टो में 24 जो ग्रुप है सुरक्षित भारत की हम बात कर रहे हैं। फाइनल मेरा आखिरी सवाल है कमल टाक जी मैं आपके पास आ रहा हूं। कमल टाक जी, अब हमारे सामने मैनिफेस्टोस हैं। अव्वल तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को मैनिफेस्टो की जगह अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर चुनावी मैदान में आना चाहिए और विपक्ष को अपना रिपोर्ट कार्ड इस बेसिस पर कि हमने कितनी बार सरकार से अपनी बात मनवाई और कितनी बार किस बात को लेकर कहां प्रदर्शन किया। लेकिन वो तो एक आइडियल सिचुएशन हो गई, वो मेरा सपना ही रहेगा। कमल भाई, मैं ये कह रहा हूं कि अब आपके सामने 2 घोषणा पत्र हैं। क्या देख रहे हैं आप इन घोषणा पत्र में? अगर मैं कंपेरिजन करने को बोलूं तो आपको क्या नजर आता है? देखिए, घोषणा पत्र के हिसाब से तो एक तरीके से बहुत ज्यादा जो जनता की मांग की चीजें हैं या जनता को एक तरीके से मोटिवेट करने वाली चीजें हैं वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है। ये बात सही है। और अगर मैनिफेस्टो के आधार पर वोट डालें, क्योंकि बीजेपी ने अभी ऐसे कोई भी बड़े वादे नहीं किए हैं जो कि जनता को एक तरीके से सीधा एक तरीके से उत्साहित करे। तो यहाँ पर ये बात में अगर देखें कि मैनिफेस्टो में लिख देने से, आपने भी बोला था कि क्या लोग वोट करते हैं, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। और दूसरी बात ये है कि खाली विकास के मुद्दे पर क्या लोग वोट करते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न। तो लेकिन अगर वो आप घोषणा पत्र के हिसाब से देखेंगे तो अभी कांग्रेस ने जनता की जो भावना या जनता की जो इच्छाएं हैं उसको बहुत हद तक लेने की पूरी कोशिश करी है। कहीं पर नहीं, लेकिन बीजेपी का घोषणा पत्र भी तो लोगों से राय लेने के बाद ही बना है। कमल जी, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं बीजेपी का घोषणा पत्र भी तो लोगों से राय लेने के बाद ही बना है। रथ निकले थे, लोगों से सुझाव लेकर ही घोषणा पत्र बनाया गया है। तो अभी क्या जनता की एक्सपेक्टेशंस बदल रही हैं? 3 तरीके से नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन ने पूछा या कौन ने नहीं पूछा, लेकिन एक होता है। हाँ बोले कमल भाई। कमल भाई बोले, आप बोले, मैं आप ही को सुन रहा हूं। सॉरी। हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो एक सबसे बड़ा मामला है वो ये है कि जनता की राय लेने से ही बात नहीं बनती। ठीक है। जनता की तो इच्छाएं असीमित रहती है और उनको अगर आप एक एक करके चिन्हित कर सके कि साहब आप तो मुझे हर चीज की व्यवस्था करा के दे दें। जैसे कि एक बच्चा जो है अपने माता पिता से जो उनसे नहीं हो पाता उससे ज्यादा भी मांगता है। अगर आप उन सबको अपने उस मैनिफेस्टो में लिख सके, अब
करते कितना है मायने में या नहीं करते हो वो तो बात की बात है, लेकिन अगर आप उन्हें लिख सकें तो वो एक बड़ी बात होती है। तो अगर कमल ये भाई आप तो हाँ या ना में जनता जवाब दे करेगी। पाए, अगर आप हाँ या ना में जवाब दे पाए तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर जरूरत के हिसाब से देखें, लोगों की जरूरत के हिसाब से, जनता की जरूरत के हिसाब से, तो कांग्रेस का घोषणा पत्र भारी पड़ता है। लेकिन अगर घोषणा पत्र पर वोट ना पड़े और लोग जो चाहते हैं के हिसाब से देखें तो बीजेपी का घोषणा पत्र भारी पड़ रहा है। ये आप इस तरीके से कह सकते हैं कि वो लोग जो है, क्योंकि वोटिंग की जो केमिस्ट्री है उसको पकड़ के चुनाव जीतने की मंशा रखते हैं, और उन्होंने 2 चुनाव लोगों की भावनाओं को पकड़ के जीता है। ठीक है। मैनिफेस्टो से अगर वो जीतते तो वो 2 करोड़ और 15 लाख से अटक ही जाते, और उसके बाद उनको 2019 में वोट नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर वोट भावनाओं से ज्यादा हो रहे हैं। अशोक गहलोत साहब ने जनता को वो सब दिया था जो देना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वोट उनके खिलाफ चले गए। तो कहीं ना कहीं आप जनता की जो केमिस्ट्री है वोट डालने की, वो सीधे सीधे पर आप जो दे रहे हैं उसके बावजूद भी केमिस्ट्री के अंदर भावनाएं अलग तरीके से चलती हैं। ठीक है। और वोटिंग उस पर बड़ा असर डालती है। और केमिस्ट्री टफ सब्जेक्ट तो भी है ये सर। मुझे भी समझने में बड़ी दिक्कत होती थी, कांग्रेस को भी समझने में शायद दिक्कत हो रही है, और बीजेपी शायद केमिस्ट्री सॉल्व कर चुकी है, तो मास्टर ऑफ केमिस्ट्री हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था प्रश्नकाल। नमस्कार।